Audio Jungle. चलिए, कैसे हैं बाबू आप लोग। आज हम आप लोगों से इस वीडियो में मैथ के एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो क्लास 10 से रिलेटेड है। समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट नाम है एपी। बाबू, आज हम आप लोगों को समझाएंगे कि एपी क्या होता है, एपी का पहचान कैसे किया जाता है, एपी का जितने सारे फार्मूला है, मैं उन सारे फार्मूला को एक एक करके आप लोगों को ड्राइव करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं बहुत डीप से पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर को, इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, देखते हैं समानांतर श्रेणी के बारे में क्या क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए ध्यान से देखते हैं बाबू। है समानांतर श्रेणी। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इसका जो टर्म है उसको हम पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले अनुक्रम। अनुक्रम किसको कहते हैं? अनुक्रम किसको कहते हैं पहले समझते हैं। संख्याओं के प्रतिरूप को अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम कहते हैं। अब पहले समझिए बाबू, अनुक्रम किसको कहते हैं? तो संख्याओं के प्रतिरूप को अनुक्रम कहते हैं। मतलब संख्याओं का एक कोई भी पैटर्न होगा ना, उस सारे को हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ... -10, -20, -30, -40 ... 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर ... जैसे अब देखिए 10, 20, 30, 40 ... जैसे 5, 10, 15, 20 ... -1, -2, -3, -4 ... मान लीजिए फिर और कुछ लिखते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, ठीक है। जैसे बटा 3, 4, 5, 6, ठीक है ... यह जितने सारे जो पैटर्न देख रहे हैं यह सब क्या है? अनुक्रम है। यह सब क्या है? अनुक्रम है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, हम नोट अभी लिख देते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नोट जो लिख रहे हैं उसको, सभी अनुक्रम एपी नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, सभी अनुक्रम एपी नहीं होता है। लेकिन सभी एपी अनुक्रम होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा बाबू। जितने सारे एपी है वह अनुक्रम है। जितने सारे एपी है वह अनुक्रम है। लेकिन जितने सारे अनुक्रम है वह एपी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एपी एक विशेष शर्त पे चलता है, उसका एक अलग शर्त है। उसके बारे में हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, अब आगे क्या होता है? अनुक्रम का पद। अनुक्रम का पद किसको कहते हैं? ठीक है, तो अनुक्रम के सदस्य को
अनुक्रम का पद, मतलब जिसको हम लोग टर्म कहते हैं, टर्म कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं, इसे T1, T2, T3 डॉट 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 Tn या A1, A2, A3 डॉट डॉट An से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अनुक्रम का पद किसको कहते हैं? अनुक्रम के सदस्य को अनुक्रम का पद कहते हैं। इसे T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn या A1, A2, A3 डॉट डॉट An से दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक अनुक्रम अभी लिखे, अनुक्रम मतलब संख्या का एक निश्चित पैटर्न, अनुक्रम मतलब संख्या का एक निश्चित पैटर्न। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट लिखे हैं, ठीक ना। तो T1 क्या है मेरा, यह T1 2 है, T2 क्या है 4 है, T3 क्या है 6 है, T4 क्या है 8 है। मतलब T1, T2, T3, T4, या इसको हम यह भी कह सकते हैं A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, A3 कितना है 6, A4 कितना है 8। मतलब यही जो है ना अनुक्रम का सदस्य है, पद है। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जो आगे है वह है श्रेणी। श्रेणी हम लोग किसको कहेंगे? देखिए, श्रेणी कहते किसको है? जब संख्याओं के मतलब अनुक्रम को एक विशेष शर्त के अंतर्गत लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, श्रेणी किसको कहते हैं? तो जब संख्याओं के अनुक्रम को या किसी अनुक्रम को एक विशेष शर्त के अंतर्गत लिखा जाता है ना, एक विशेष शर्त के अंतर्गत लिखा जाता है, तब उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। श्रेणी कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग AP, GP और HP के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में केवल और केवल AP के बारे में ही पढ़ना है। बात समझ रहे हैं ना? श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 3 में हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम लोग संक्षेप में AP कहते हैं, GP कहते हैं और HP कहते हैं, जो आपको उच्च क्लास में पढ़ना है बाबू, ठीक है। लेकिन 10th क्लास तक केवल AP ही पढ़ना है, इसलिए हम केवल AP का ही चर्चा करते हैं। तो AP का चर्चा करते हैं, मतलब समांतर श्रेणी। अब आइए समानांतर श्रेणी के बारे में, जिसको हम लोग AP कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मतलब समानांतर श्रेणी अब किसको कहते हैं? तो देखिए, तो संख्याओं का वैसा अनुक्रम संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का
अंतर हमेशा समान हो उसे समांतर श्रेणी या एपी उसी को कहते हैं, एपी कहते हैं। अब देखिए बाबू, अब जो है समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए, या एपी, तो संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल बता रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 2 4 6 8 10 ... अब देखिए बाबू, तो यह समानांतर श्रेणी क्या कहता है, किसी पद, मतलब कोई अनुक्रम है मान लीजिए यह, तो इसका कोनो पद जो है, कोई भी पद है और उससे पहले वाला पद का अंतर क्या होना चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 10 में से 8 को घटाए, 10 में से 8 को घटाए, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, हम 10 में से 8 को घटाए, यह पद और इसके पूर्व पद का अंतर कितना है, 2। या मान लीजिए हम यहाँ किए, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, 4 में से 2 घटाए, मतलब यह पद और इसके पूर्व वाला पद का अंतर 2। जैसे यहीं पे देखिए, मान लीजिए यह 6 है, तो यह पद और इसके पूर्व वाला पद का अंतर कितना है, 6 में 4 गया तो 2। मान लीजिए यह पद और इसके पूर्व वाला पद यह है 6, तो इसका अंतर क्या है, देखिए तो बाबू 8 में 6 गया तो 2, तो यह हमेशा समान होता है। तब हम उसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। तब हम उसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, हम लोग आगे समझेंगे अब सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर देखिए, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्व अंतर किसको कहते हैं, तो देखिए किसी एपी के दो पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहते हैं। अब ध्यान से समझिए बाबू, सार्व अंतर किसको कहते हैं, ठीक है। इसे डी से सूचित किया जाता है। अब देखिए बाबू, सार्व अंतर किसको कहते हैं, किसी एपी के दो पदों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सार्व अंतर कहते हैं। किसी एपी के दो पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। इसे मतलब स्मॉल डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एपी दे दिया है 2 4 6 8 ... तो ठीक है, तो हम क्या कहें, किसी एपी के दो पदों के अंतर के, तो T1 क्या है, 2 है, T2 क्या है, 4, T3 क्या है, 6, T4 क्या है, 8। कोई दिक्कत, तो इसीलिए D निकालेंगे, तो T2 माइनस T1, ठीक है। आगे में से पीछे वाला घटाएंगे तो 4 माइनस 2 मतलब 2 आया। अब फिर क्या होगा, T3 माइनस T2 मतलब 6 माइनस 4 क्या आया, 2 आया। फिर अब आगे T4 माइनस T3, कोई दिक्कत, तो क्या आया, मतलब 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो यही जो आया मेरा वह क्या है, सार्व अंतर है। सार्व अंतर है, मतलब इसीलिए D बराबर कितना आ गया, D सार्व अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब सार्व अंतर निकालना है तो मतलब किसी अगला पद में से किसी पिछले पद को घटा के हम लोग पता करते हैं कि सार्व अंतर है कि नहीं। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए बाबू, अब हम कुछ नोट्स आपको बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे नोट हम लिख रहे हैं, नोट 1 में देखिए, किसी एपी का सार्व अंतर हमेशा समान होता है। अब देखिए,
दूसरा का नोट लिख रहे हैं, यदि सार्व अंतर समान हो, सार्व अंतर समान हो तो एपी होगा। अगर समान नहीं हो, अगर सार्व अंतर समान नहीं हो तो एपी नहीं होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब आगे लिख रहे हैं, किसी एपी के प्रथम पद को ए से तथा सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, किसी एपी के अंतिम पद को टीएन या एएन या एल से सूचित किया जाता है। अब देखिए, किसी एपी के एन पदों के योग को एस या एस एन से सूचित किया जाता है। अब बाबू जरा ध्यान से देखिएगा, हम जो नोट लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं, किसी एपी का सार्व अंतर हमेशा समान होता है। अगर कोई ये एपी है ना, तो उसका सार्व अंतर जो डी है, कॉमन डिफरेंस सी डी, वो हमेशा क्या होगा? समान होगा। और यह देखिए, यदि सार्व अंतर समान हो तो एपी होगा, अगर सार्व अंतर समान नहीं हो तो एपी नहीं होगा। एपी का पहचान करना आप लोग काफी आसान तरीका से जान सकते हैं। यदि उसका सार्व अंतर समान होगा तो वह एपी होगा, अगर सार्व अंतर समान नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। अब देखिए, तीसरा नोट है, किसी एपी के प्रथम पद को ए से तथा सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। किसी एपी के प्रथम पद को ए से तथा सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? किसी एपी के अंतिम पद को टीएन बोलिए या एएन बोलिए या एल से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, किसी एपी के एन पदों के योग को एस या एस एन से सूचित किया जाता है। किसी एपी के एन पदों को योग को एस या एस एन से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, अब हम लोग समझने वाले हैं क्या? एपी का पहचान। एपी का पहचान मतलब हम कैसे पहचानेंगे यह एपी है या नहीं? तो हम अभी बताए हैं, यदि सार्व अंतर समान हो तो एपी होगा और नहीं तो नहीं। जैसे एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, एक में 3, 5, 7, 9 ... एपी है या नहीं। अब देखिए, इसको हमको चेक करना है एपी है या नहीं। कोई दिक्कत है? तो देखिए बाबू, तो पहले हम क्या करेंगे, T1 कितना है 3, T2 कितना है 5, T3 कितना है 7, T4 कितना है तो 9। तब हम D निकालेंगे, तो इसीलिए D बराबर, तो पहले क्या होगा T2 माइनस T1, मतलब आगे में से पीछे वाला घटाएंगे, मतलब 5 माइनस 3, तो क्या आ गया 2। कोई दिक्कत? फिर अब क्या करेंगे T3 माइनस T2, मतलब क्या करेंगे 7 में से 5 को घटाएंगे, तो क्या हो गया 2। अब आगे क्या करेंगे T4 माइनस T3, मतलब 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः
अतः एपी होगा। कोई दिक्कत? मतलब यह बात समझे हैं? यहाँ सार बनतर देखिए तो डी समान है, अतः एपी होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप लोग एग्जाम में वैसे भी चेक कर लीजिएगा, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, सब पद का अंतर समान है, इसलिए एपी होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब हम एक और उदाहरण देते हैं, जैसे 3, 7, 5, 4 एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। तो देखिए इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। जैसे 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4। कोई दिक्कत? 5 में से 7 गया तो -2, और 4 में से 5 गया तो -1। अब देखिए यह सब बराबर है नहीं ना, बराबर है, यह सब बराबर नहीं ना है, तो सार बनतर समान नहीं है, अतः एपी नहीं होगा, अतः एपी नहीं होगा। कोई दिक्कत है? मतलब डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम घटा लेंगे सब में। जैसे 7 में से 3 गया तो 4 आया, 5 में से 7 गया तो -2, 4 में से 5 गया -1। यह सार बनतर समान नहीं है, इसीलिए एपी नहीं होगा। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू, अब कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कहेगा यदि 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट एपी में है, एपी में है, तो प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए कहेगा 4, 8, 12, 16 यह एपी में दिया हुआ है, तो प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए बाबू, तो इसीलिए अभी हम बताए ना कि प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है, ए से। तो ए कितना हो गया, प्रथम पद, पहला पद कौन है 4, एक आंसर निकल गया, तथा सार्व अंतर डी। तो डी को क्या करेंगे, T2 माइनस T1, मतलब 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आया, 4 आया। कोई दिक्कत? T3 माइनस T2, मतलब 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आया, 4 आया। आगे क्या करेंगे, T4 माइनस T3, मतलब 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आया, 4 आया। तो इसीलिए डी कितना आ गया, 4, और ए कितना आ गया, 4। तो इसीलिए प्रथम पद कितना आएगा, 4, और सार्व अंतर कितना आएगा, सार्व अंतर कितना आएगा बाबू, 4। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब हम क्या बता रहे हैं, एपी का प्रकार। एपी का प्रकार, एपी का प्रकार। देखिए बाबू, एपी 2 प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं, एपी 2 प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक में परिमित एपी, ठीक, और 2 में अपरिमित एपी। दिक्कत है? एपी कितना प्रकार का होता है बाबू, 2 प्रकार के, एक परिमित एपी और दूसरा होता है अपरिमित एपी। अब देखिए परिमित एपी किसको कहते हैं, परिमित एपी, देखिए था, जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित एपी कहते हैं, परिमित एपी कहते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? देखिए परिमित एपी जब भी कोई पूछे किसको कहते हैं, तो जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित हो उसे हम लोग परिमित एपी कहते हैं। जैसे देखिए तो बाबू, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, देखिए तो फिक्स है कि ना, 4 गो है, 4 गो है। कोई दिक्कत है? तो यह क्या हो गया, परिमित एपी हो गया। अब देखिए अपरिमित एपी। अब देखिए बाबू, तो जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित नहीं हो
नहीं हो उसे अपरिमित अपरिमित एपी कहते हैं। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से देखिए, अपरिमित एपी किसको कहेंगे? तो जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित नहीं हो उसे हम लोग अपरिमित एपी कहेंगे। जैसे देखिए बाबू, मान लीजिए यहाँ हम लिखेंगे 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब यह अनंत तक जाएगा, बहुत जितना चाहेंगे उतना दूर तक जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, इसको जहां तक ले जाना चाहेंगे वहां तक जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में परिमित अपरिमित? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, अब हम बात करने वाले हैं, यदि किसी एपी का प्रथम पद तथा सार्व अंतर दिया हो तब एपी ज्ञात करना। अब देखिए बाबू, एक चीज याद रखिएगा, यदि किसी एपी का प्रथम पद दे दिया हो और सार्वंतर दे दिया हो तब हम लोग एपी कैसे ज्ञात करेंगे? तब याद रखिएगा, एपी बराबर क्या होगा? एपी बराबर क्या होगा? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। जितना टर्म पूछे बाबू उतना। अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एपी क्या होगा? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा ए प्लस 5d कॉमा ए प्लस 6d, मतलब जितना पद पूछे। कोई दिक्कत? अब देखिए, या याद रखिएगा बाबू, या एपी बराबर आप यह भी रख सकते हैं कि T1 कॉमा T1 प्लस डी या T1 प्लस 2d प्लस कॉमा T1 प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। यही बात है, केवल एक के जगह T1 रखे हैं। ये या T1 उसी को कहते हैं बाबू। कोई दिक्कत है? आपको जो समझ में आए उस पर रख के बना लीजिएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 दिया हो तो एपी ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, जैसे कहेगा यदि किसी एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 दिया है तो एपी ज्ञात करें। तो हम बताएं अभी। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, ए कितना दिया हुआ है? 2, डी कितना दिया हुआ है? 3। तो इसीलिए एपी बराबर हम अभी क्या बताएं आप लोगों को? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, ए के जगह 2 कॉमा, अब यहाँ ए के जगह 2 डी के जगह 3 कॉमा ए के जगह 2 प्लस 2 और डी के जगह 3 कॉमा ए के जगह 2 प्लस 3 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत है? ए और डी का वैल्यू केवल रखें बाबू। अब देखिए, तो यह 2 हो गया, 2 3 5 कॉमा 3 9 6 2 8 कॉमा 3 3 9 2 11 डॉट डॉट डॉट। यह एपी मेरा निकल के आ गया। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, कभी कभी यह भी कह देगा कि मतलब पहले जांचना कहेगा कि जांचे कि यह इतना एपी है कि नहीं। अगर है तो इसका 3 और पद लिखिए। तो बस सिंपल बात है। तो आप उसी प्रकार से मान लीजिए यही एपी दिया रहता और कहता एपी है तो हम चेक कर लेंगे पहले डी निकाल करके। अगर एपी रहता है तो इसका 3 और पद लिखेंगे। तो जैसे 11 है, 11 में डी और जोड़ते चले जाएंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर डी जोड़ते चले जाएंगे। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कभी कभी इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, कहता है यदि कोई अनुक्रम Tn बराबर 2n प्लस 1 के रूप का हो तो पांचवा
पद ज्ञात करें। जैसे इस टाइप का कहेगा यदि कोई अनुक्रम Tn बराबर 2n+1 के रूप का हो तो कहेगा पांचवा पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा बाबू, तो देखिए बहुत सिंपल है, दिया क्या है Tn बराबर 2n+1, तो हमको पांचवा पद का आता है तो डायरेक्ट T5 निकालेंगे, तो 2 गुने n के जगह 5 + 1 मतलब क्या हो गया 5 × 10 = 11 हो गया मेरा आंसर। अगर इसी में कहता बाबू यदि कोई अनुक्रम Tn बराबर मान लीजिए यही रहता 2n+1 के रूप का हो तो AP ज्ञात करें। AP ज्ञात करे या सारबंतर ज्ञात करे या 5 पदों का योग ज्ञात करे या कुछ भी पूछे तो देखिए आप क्या कीजिएगा। जैसे AP ज्ञात करना है तो हम पहले क्या करेंगे T1 रखेंगे, T1 बराबर 2 गुने 1 + 1, यही अनुक्रम ना है, हम डायरेक्ट रख दिए हैं तो कितना हो जाएगा 2 1 3, फिर T2 बराबर तो 2 गुने 2 + 1, 2 दूना 4 1 5, T3 रखेंगे तो 2 गुने 3 + 1 मतलब 3 दूना 6 1 7, T4 रखेंगे तो 2 गुने 3 4 + 1 4 दूना 8 1 9, तो इसीलिए AP क्या हो जाता बाबू, AP क्या हो जाता 3 5 7 9 ... अगर इसी में कहता सारबंतर ज्ञात करे तो हम AP पहले ज्ञात कर लेंगे, AP ज्ञात हो जाएगा तो सारबंतर ज्ञात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर कहेगा पांचवा पद ज्ञात करे या 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो पहले AP ज्ञात होगा तब ना कुछ ज्ञात होगा, तो AP पहले इस तरीका से ज्ञात कर लीजिएगा, जो कहेगा आप लोग कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब देखिए कहेगा किसी AP के इनवा पद ज्ञात करना हो, किसी AP का इनवा पद ज्ञात करना हो, या कभी कोई पूछ देगा सिद्ध करे कि Tn बराबर A + n-1 × D या An बराबर A + n-1 × D, यही बात है। कोई दिक्कत है बाबू? कभी कभी कोई आदमी कह देगा किसी AP के n पद मतलब किसी AP के nवा पद हमको ज्ञात करना है तो क्या अप्लाई करेंगे, या सिद्ध करें कि Tn बराबर A + n-1 × D या An बराबर A + n-1 × D। देखिए तो बाबू जब भी हमको इस टाइप को कहेगा सिद्ध करने के लिए तो हम AP अभी क्या बताए, AP होता क्या है तो A, A + D, A + 2D, A + 3D ... AP होता है कि नहीं होता है। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से, यह T1 है कि नहीं मेरा, T1 मेरा कितना है A, T1 यह है कि नहीं है, देखिए जरा ध्यान से T1 यह है कि नहीं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं A + 1 - 1 × D। कोई दिक्कत करा तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 में D से गुना होगा तो 0, A में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही। अब T2 कितना है बाबू, जरा ध्यान से देखिए A + D, तो इसको हम लिख सकते हैं A + 2 - 1 × D। क्यों, 2 में से 1 जाएगा तो 1 है, 1 में D से गुना करेंगे तो D। अब T3 क्या है बाबू, A + 2D, इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू A + 3 - 2 × D। कोई दिक्कत। T4 को क्या लिख सकते हैं A + यहाँ 3D है तो 3D = A + 4 - 1, यहाँ 1 होगा 1 × D ... इसी टाइप से जाएगा n टर्म तक जाएगा। कोई दिक्कत है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए तो बाबू यह T1 जो था, यहाँ देखिए अब इस पैटर्न को समझिए, जरा ध्यान से, नहीं तो दिमाग से बाहर हो जाएगा। बाबू यहाँ ये जो था तो वो ये तो हम हमेशा लिखते हैं, और यहाँ जो है एक T मतलब जो n जो लिखते थे जितना पद, उसमें से 1 घटा के D से गुना किए हैं,
यहाँ भी देखिए दो में से एक घटा के डी से गुना किए हैं, यहाँ जितना था उसमें से एक घटा के गुना किए हैं डी से, यहाँ जितना था उसमें से एक घटा के डी से गुना किए हैं। तब इसी प्रकार से अगर बाबू टीएन रहेगा, टीएन रहेगा तो हम क्या बोले, जैसे यहाँ देखिए T1 था तो ये लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और एक में से हमेशा एक घटाएंगे, मतलब यहाँ जितना था उसमें से एक घटा के डी से गुना किए हैं, यहाँ जितना है उसमें से एक घटा के डी से गुना किए हैं, यहाँ जितना था उसमें से एक घटा के गुना किए हैं। कोई दिक्कत? तो टीएन है तो ये तो हम लिखवे करेंगे, और इसमें से एक घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, और तब क्या करेंगे, डी से गुना करेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो यही ना निकल के आ गया टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसको हम लोग कह सकते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह दोनों सेम बात है, टीएन बोलिए तब या एन बोलिए तब। किसी को यह समझने में जरा सा दिक्कत है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जैसे देखते हैं, जैसे कहेगा मान लीजिए जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 एपी में है, एपी में है तो 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें। देखिए बाबू जो अभी फॉर्मूला प्रूफ किए हैं उस पर एक सवाल बता रहे हैं, वो कहाँ यूज होगा। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यदि यहाँ यदि लिख दीजिए, यदि इतना एपी में है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, 25वां 100वां 200वां 10वां 5वां कुछ भी पूछे तो देखिए तब बाबू, तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा, एपी में है तो प्रथम पद को ए से कहते हैं ना सूचित, तो ये कितना हो जाएगा 2, डी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2। एपी में है ये है तो सब पद चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कोई किसी का सार बनता निकालेंगे 4 माइनस 2 मतलब 2, डी निकल गया। एन कितना है बाबू, एन 20वां पद, एनवा पद हम बताए थे ना, तो जमा पद का वही एन होगा, तो एन कितना हो गया 20। अब देखिए तो इसीलिए अभी यह सूत्र क्या बताए, टीएन बराबर हम बताए हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन बराबर क्या सूत्र बताए हैं बाबू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए बाबू तो टी एन के जगह कितना रखेंगे 20, ए के जगह कितना रखेंगे 2, सॉरी प्लस एन के जगह कितना रखेगा 20 माइनस 1, डी के जगह कितना है तो 2। कोई दिक्कत? अब देखिए तो टी 20 बराबर 2 प्लस 20 में से गया तो 19 गुने 2। अब देखिए बाबू टी 20 इजकल टू 2 और प्लस 19 गुना 38। अब टी 20 इजकल टू 38 और 2 40, तो इसीलिए 20वां पद कितना हो गया, 20वां पद कितना निकल के आ गया बाबू 40। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है बाबू? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू अब आगे क्या है, यदि ए बी सी तीन संख्या एपी में हो तब बी बराबर क्या होता है, ए प्लस सी बाई 2। इसे समांतर माध्य भी कहते हैं, इसे समांतर माध्य भी कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए बाबू, हम क्या कहें, यदि ए बी सी तीन संख्या एपी में हो तो यह पिछला संख्या जो होता है ना, पिछला संख्या बराबर पहली और दूसरी संख्या के योग के बाई 2 के बराबर होता है, मतलब बी बराबर ए प्लस सी बाई 2। इसे हम लोग समानांतर माध्य भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर माध्य भी कहते हैं। अब जैसे देखिए इस पर सवाल कैसे रहेगा, जैसे कहेगा 2 कॉमा यहाँ बॉक्स दे देगा, कोई दिक्कत? मान लीजिए यहाँ दे दिया 14, एपी में हो तो बॉक्स का मान ज्ञात करें। जरा ध्यान से समझिए तो बाबू, जैसे 2 यहाँ बक्सा दे दिया, 14 एपी में हो तो बॉक्स का मान ज्ञात करें। तो यह तीनों को संख्या दिया हुआ है ना, आप देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है बॉक्स के स्थान पर मान लीजिए हम x मान लेते हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट अब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो x बराबर हम क्या करेंगे 2 प्लस 14 बाई 2, मतलब b बराबर है प्लस सी बाई 2 के थ्योरी से। अब देखिए तो 16 बाई 2,
मतलब 8। इस बॉक्स में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस बॉक्स में कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। या अब देखिए कभी कभी क्या कहता है, यदि हाँ इस टाइप से मतलब इतना का समानांतर माध्य ज्ञात करें। बात समझ रहे हैं। जैसे कहेगा 2 8 हाँ 8 16 4 14 2 8 14 का समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य ज्ञात करें। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन भी दे देता है। जैसे 2 8 14 का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो हम बताएं 3 गो संख्या, तो आप फट से क्या कीजिएगा, मतलब फट से क्या कीजिएगा, इस दोनों का योग बटे 2, मतलब इस दोनों का योग बटे 2, मतलब 14 प्लस 2/2 मतलब 16/2 मतलब 8। कोई दिक्कत है। या कभी कभी इस टाइप के पूछ देगा, यदि 2 8 x का समांतर माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, जब भी इस टाइप का पूछेगा तो पुनः आप यही काम कीजिएगा कि b बराबर a प्लस c/2, मतलब समानांतर माध्य कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 बराबर 2 प्लस x बाई कितना हो जाएगा 2। यहाँ से 8 दूना 16, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 8 दूना 16 बराबर 2 प्लस x, मतलब अब 16 माइनस 2, तो इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 14। यही समानांतर माध्य कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। बाबू कभी कभी इस टाइप का भी बॉक्स दे देगा। जैसे मान लीजिए बॉक्स, ठीक है, (13) बॉक्स (3) दिक्कत तो एपी में है तो कहेगा बॉक्स का मान ज्ञात करें। बॉक्स का मान ज्ञात करें। बाबू जब भी इस टाइप का सवाल मिले ना, तो मेरा एक ही बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी इस टाइप का पूछे तो पहले आप मान लीजिएगा, माना कि सारवंतर क्या है डी है। माना कि सारवंतर क्या है डी है। किसी को कोई दिक्कत है, माना कि सारवंतर क्या है डी है। अब देखिए बाबू, सारवंतर हम डी मान लिए, यहाँ सारवंतर क्या मान लिए डी मान लिए। तो जरा इस बात को ध्यान से देखिए, 13 में सारवंतर जुटा होगा तब ना अगला पद आया होगा, तो इसीलिए 13 प्लस डी। और इसमें 13 में से कुछ घटा होगा डी, तब ना वह उससे पहले वाला पद आया होगा। कोई दिक्कत है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे बाबू, जैसे अब मान लीजिए किसी दो पद का अंतर सारवंतर हमेशा समान होता है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ इसमें से इस पद को घटा लेंगे तो 13 प्लस डी माइनस 13 इक्वल टू 3 में से घटाएंगे 13 प्लस डी को। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया। जैसे इस पद में से इस पद को घटाएंगे और इस पद में से इस पद को घटाएंगे, तो एपी के किसी दो पद का अंतर समान न होता है सारवंतर। तो देखिए, तो यहाँ 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये हो गया डी इक्वल टू 3 माइनस 13 माइनस डी। अब देखिए इस डी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू यह हो जाएगा -10, 2 पंचे 10, डी कितना हो गया बाबू -5। अब जब डी पता हो गया तो इस बॉक्स में रखिए डी का वैल्यू। तो पहला बॉक्स जो है जरा ध्यान से देखिएगा, पहला बॉक्स क्या है 13 माइनस डी, मतलब 13 माइनस -5, मतलब माइनस प्लस 13 5 18। कोई दिक्कत। एक बॉक्स है 13 प्लस डी, मतलब अब इस बॉक्स को कैसे पूरा करेंगे तो 13 और डी के जगह -5 मतलब 8। कोई दिक्कत है बाबू। इस टाइप का बॉक्स समझने में कभी दिक्कत होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, कहेगा किसी एपी के n पदों का योग फल ज्ञात करे। किसी एपी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात होता है, या मान लीजिए हम कहेंगे सिद्ध करे
कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? मतलब यह दोनों में से कोई बात कहे बाबू तो कैसे होता है? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला कहाँ से आया है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए बाबू एपी जो रहता है एपी जो रहता है एपी वह किस पैटर्न में रहता है? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, हाँ कॉमा डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए यहाँ लास्ट में टीएन रहता है तो टीएन में से हम क्या घटाएंगे? टीएन माइनस डी। दिक्कत है? या टीएन माइनस 2d, यही ना रहता है बाबू, कोई दिक्कत है? एपी इसी प्रकार से ना रहता है। मान लीजिए अंतिम पद में से डी घटाएंगे तब 2d घटाएंगे तब 3d घटाएंगे, इस घटते हुए इस पैटर्न में आएगा और बढ़ते हुए इस पैटर्न में आएगा, कोई दिक्कत है? तो इसीलिए अब एसएन निकाल रहे हैं हम। एसएन मतलब होता है सभी पद का योग, हम बताए हैं अभी, तो जोड़िए अब। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 2d प्लस 2n माइनस टीएन माइनस डी प्लस टीएन। कोई दिक्कत है? इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब जो है बाबू इसको इस एपी को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार, एस एन बराबर मतलब 2 जोड़ 3 जोड़ 5 करेंगे तब, या 5 जोड़ 3 जोड़ 2 करेंगे तब सेम आना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टीएन प्लस, ध्यान से देखिए, टीएन प्लस डी प्लस टीएन माइनस डी प्लस टीएन माइनस 2d इक्वल टू प्लस, अब जो है ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए। समीकरण 2 हो गया। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से, तो इसीलिए समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो एस एन प्लस एस एन तो 2SN, तो 2SN। किसी को दिक्कत है? अब जरा देखिए तो बाबू ए, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, नहीं तो दिमाग से आउट हो जाएगा। ए प्लस टीएन तो ए प्लस टीएन प्लस, अब यहाँ देखिए दूसरा का पद को जरा ध्यान से देखिए, टीएन है प्लस, यहाँ जो है टीएन माइनस डी है, यहाँ सॉरी टीएन है आई प्लस है, यहाँ प्लस है, चलिए ठीक है। अब दूसरा को देखिए बाबू, दूसरा को देखिए तो टीएन प्लस ए और डी से डी खत्म, टीएन प्लस ए, चाहे ए प्लस टीएन लिखिए, ए प्लस टीएन, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? जैसे ए बोला पहल का हो गया, दूसरा को देखिए, यहाँ दूसरा को देखिए टीएन माइनस डी ए प्लस डी, तो डी से डी खत्म, ए प्लस टीएन। अब इस दोनों को देखिए तो 2d से 2d खत्म, 2d से 2d खत्म, या डी जो है 2d से 2d खत्म, ए प्लस टीएन मतलब ए प्लस टीएन। अब देखिए प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, 2d से 2d खत्म तो ए प्लस टीएन प्लस। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ दूसरा को इसके दूसरा को देखिए, अब डी से डी खत्म तो ए प्लस टीएन और यहाँ क्या हो जाएगा? ए प्लस टीएन। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू एक चीज जरा ध्यान से लिखिए, कोई आदमी अगर लिख दे 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 गुने 1 2 3 4 5, 2 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तब इसी प्रकार से बाबू देखिए जरा, यहाँ 2SN तो सही है, और यह जो है यह सब n पदों तक गया है, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं ना a प्लस TN गुने n। कोई दिक्कत? अब जो देखिए बाबू SN ठीक है, अब n जो है n भी ठीक है, इस 2 को हम यहाँ लिया है, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस TN। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो SN सही है, n/2a भी ठीक है और a भी ठीक है, और TN का फार्मूला हम अभी प्रूफ करके बताए। TN का फार्मूला क्या होता है? TN का फार्मूला तो a प्लस n-1 इंटू डी। किसी को दिक्कत है? तो अब देखिए, तो SN बराबर n/2 इंटू
ए तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना प्रूफ करना था बाबू, जरा ध्यान से देखिए तो, यही ना प्रूफ करना था। मतलब यह हो गया प्रूफ। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से एक चीज और, यदि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिया हो तो सभी पदों का योग ज्ञात करना। अब देखिए कोई भी एपी के मान लीजिए प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया है बाबू, तब कहेगा एसएन ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग डायरेक्ट बनाइएगा एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। कोई दिक्कत है? आप हमेशा याद रखिएगा एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है। अब देखिए बाबू, अब जो है आज जितने सारे थ्योरी था एपी से रिलेटेड, मैंने उन सारे चीज़ों को आप लोगों को समझा दिया, एकदम अच्छा से बताया। और बाबू हम एक उम्मीद आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मुझे काफ़ी दुख और तकलीफ होती है इस बातों से। हम इतना मेहनत के साथ आप लोग से जुड़े हैं लेकिन आप लोग इसमें कटौती करते हैं, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग अगर एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत सारा प्रोत्साहित होता है अंदर से, ताकि हम और ऊर्जा के साथ आप लोगों के साथ आओ। और बाबू आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। हम कल अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। एपी के जितने सारे क्वेश्चंस हैं प्रश्नावली में, उन सबको मैं सॉल्व करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।